अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ सुफ़ियान इकराम। आज हम मौजूद हैं एशियाज़ कंप्यूटर साइंस पार्ट 1 के एक नए लेक्चर के अंदर। और आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 का एक रिव्यू देखना है, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम बिल्कुल एक क्विक सा रिव्यू करेंगे और बिल्कुल भी मैं आज के लेक्चर में आपको डिटेल में नहीं समझाने वाला, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझाई हैं। तो आज बड़ा एक क्विक सा रिव्यू होगा। तो स्टार्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे चैप्टर का नाम था। तो कंप्यूटर के बारे में हमने पढ़ा था। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डिफरेंट कैलकुलेशंस करने के लिए इस्तेमाल होती है, डाटा प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल होती है। फिर हमने देखा डाटा प्रोसेसिंग का प्रोसेस क्या है, कि डाटा कंप्यूटर के अंदर जाता है और उसके ऊपर डिफरेंट प्रोसेस अप्लाई करने के बाद उसको इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो इंफॉर्मेशन को की डेफिनेशन हमारे पास आई इस तरीके से कि हमारा प्रोसेस किए हुए डाटा को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। इंफॉर्मेशन हर एक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब इंफॉर्मेशन की समझ आ गई, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, कि नई टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस के थ्रू हमारा इंफॉर्मेशन को जनरेट करना, और जनरेट करने के अलावा डिफरेंट नेटवर्क्स के थ्रू, नेटवर्किंग डिवाइसेस के थ्रू डिफरेंट जगहों पे कम्युनिकेट करना, उस इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, ये प्रोसेस हमारा कहलाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो हमारी इंफॉर्मेशन आती है और डिफरेंट हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स के थ्रू पहले वो जनरेट होकर आती है, और डिफरेंट हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स के थ्रू वो डिफरेंट जगहों पे कम्युनिकेट करवा दी जाती है। उसके बाद हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था ग्लोबल विलेज का, कि बेसिकली हमारी पूरी दुनिया एक दूसरे के इतने ज़्यादा करीब आ चुकी है कि हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो आपस में बड़ी आसानी से कम्युनिकेट कर लेते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को वो कहता है ग्लोबल विलेज। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट आता था हमारे पास डिजिटल कन्वर्जेंस का। डिजिटल कन्वर्जेंस के अंदर क्या है, कि हम हमारा एक सेम डाटा डिफरेंट डिवाइसेस पे नज़र आए, या डिफरेंट डिवाइसेस के फंक्शनैलिटीज़ को हमें एक ही डिवाइस में मिल जाए। ये दोनों कॉन्सेप्ट बेसिकली डिजिटल कन्वर्जेंस के कॉन्सेप्ट हैं। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट था मॉडर्न सिनेरियो। तो मॉडर्न सिनेरियो में वो डिफरेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोसेस हमने पढ़ा था कि इन किसी भी डिवाइस यानी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के अंदर ये कैपेबिलिटी पैदा कर देना कि वो इंसान की तरह सीखना शुरू कर दे, समझना शुरू कर दे, अपने आप को ठीक करना शुरू कर दे, इनफैक्ट इंसान की तरह इंटेलिजेंट बना दे अगर किसी सॉफ्टवेयर या फिर किसी भी हार्डवेयर को। तो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। इसी तरह वेब बेस्ड एप्लीकेशन है हमारे पास, वो तमाम एप्लीकेशन जो वेब के थ्रू चलाई जाती हैं, वो वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। इसी तरह ई कॉमर्स की बात करें, ऑनलाइन सेलिंग एंड परचेजिंग के प्रोसेस को हम ई कॉमर्स कहते हैं। कंप्यूटर एनिमेशन बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इनके थ्रू हम जो है वो बहुत सारी डिफरेंट किस्म के टास्क को परफॉर्म करते हैं एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, सिमुलेशंस वगैरह के लिए कंप्यूटर एनिमेशन इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद मल्टीमीडिया, हाइपर मीडिया है। मल्टीमीडिया मतलब बहुत सारे डिफरेंट किस्म के मीडियाज़ को हम कंबाइन कर देते हैं, तो मल्टीमीडिया बन जाता है और उसको डिलीवर कर दिया जाता है यूज़र्स तक। तो ये मल्टीमीडिया है। और मल्टीमीडिया और हाइपर मीडिया में डिफरेंस ये देखा था कि मल्टीमीडिया जो है वो इंटरेक्टेबल नहीं होता, और हाइपर मीडिया जो होता है वो इंटरेक्टेबल होता है। नेक्स्ट तो है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स कौन से सिस्टम्स होते हैं, कि हमारे कंप्यूटर्स या डिफरेंट कंपोनेंट जो कि एक नेटवर्क के थ्रू जुड़े होते हैं, वो हो सकता है किसी डिफरेंट जगहों पे पड़े हों, लेकिन वो आपस में जुड़ के किसी एक सेम टास्क को परफॉर्म करना चाह रहे हो, तो ऐसे प्रोसेस को फिर हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर के वो तमाम पार्ट्स फिजिकली जो हमें नज़र आ रहे होते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं, और वो कंप्यूटर के अंदर मौजूद जो इंस्ट्रक्शन जिनके ऊपर अमल हो रहा होता है वो सॉफ्टवेयर कहलाती हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर हमारे पास ये सारी डिफरेंट किस्म के कंप्यूटर हार्डवेयर मौजूद हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ जाते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम्स आ जाते हैं, ड्राइवर्स आ जाते हैं,
यानी बेसिकली ये सिस्टम को चलाने के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कोई एक स्पेसिफिक काम को परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिनमें हमारे पास कस्टम बिल्ट और पैकेज्ड सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। कस्टम बिल्ट सॉफ्टवेयर किसी भी यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जनरेट किए जाते हैं, जबकि पैकेज सॉफ्टवेयर पहले से बने होते हैं, यूज़र्स अपनी ज़रूरत के मुताबिक इनको ख़रीद लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं। तो इनपुट डिवाइसेस वो तमाम डिवाइसेस हैं जो कि हमारे डाटा को कंप्यूटर के अंदर भेजने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जिनमें हमारे पास कीबोर्ड्स, पॉइंटिंग डिवाइसेस, सोर्स अटेंडिव डिवाइसेस आ जाती हैं, जिसमें सबसे पहले हमने कीबोर्ड को देखा था। कीबोर्ड के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा था, कितनी तरह की कीज़ होती हैं। तो न्यूमेरिक कीज़, अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़, फंक्शन कीज़, स्पेशल पर्पस कीज़, कर्सर कंट्रोल कीज़ और डिफरेंट स्पेशल किस्म की कीज़ जो है वो कीबोर्ड के ऊपर मौजूद होती हैं। उसके बाद हमारे पास माउस था, माउस की तरह ही दिखता है, और इसके जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उसके अंदर बॉल इस्तेमाल होता था। क्या करते हैं, पॉइंटिंग डिवाइसेस वो तमाम डिवाइसेस हैं जो कि पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, जिनमें माउस एक एग्जांपल है और ट्रैक बॉल भी एक एग्जांपल है। माउस और ट्रैक बॉल के दरमियान डिफरेंस ये है कि माउस जो है वो मूवेबल डिवाइस है, जबकि हमारा ट्रैक बॉल जो स्टेशनरी है। इसी तरह नेक्स्ट चले तो पॉइंटिंग स्टिक है, प्रेशर सेंसिटिव डिवाइस होती है, लैपटॉप के ऊपर मोस्टली मौजूद होती है और फिंगर के थ्रू हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जॉयस्टिक है, जॉयस्टिक को हम बहुत सारी कंप्यूटर एनिमेशन में, गेम्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह टच पैड होता है, आजकल कंप्यूटर्स के अंदर नॉर्मली टच पैड ही आ रहा है, फिंगर के थ्रू हम अपने फिंगर को इस सरफेस के ऊपर मूव करते हैं जिसे पॉइंटर मूव करता है। लाइट पेन है, लाइट पेन भी हमारा जो है ना वो लाइट सेंसिटिव स्टाइलस की तरह का होता है, और जहाँ पे भी हमने क्लिक करना था वहाँ पे ले जाके हम पेन को रखने के बाद एक बटन दबाते हैं तो सिग्नल वहाँ पे चले जाते हैं। इसी तरह डिजिटलाइजिंग टैबलेट्स, डिजिटलाइजिंग एंड ग्राफिक टैबलेट्स हैं, ठीक है। ये भी एक टैबलेट होता है और साथ आपके स्टाइलस होता है या पक होता है, ये पक की पिक्चर थी। तो उसके थ्रू हम डिफरेंट डिज़ाइन इंजीनियरिंग मॉडल्स बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पेन बेस्ड सिस्टम्स आ जाते हैं, यानी आप अपने पेन के थ्रू अपने नोट्स बना लें और अपनी कंप्यूटर के अंदर जो है वो डाटा को सेव कर लें, जस्ट लाइक योर नोट्स, अपनी हैंड राइटिंग के थ्रू। सोर्स आइडेंटिटी डिवाइसेस, सोर्स आइडेंटिटी डिवाइसेस उन डिवाइसेस को कहा जाता है कि जिसके अंदर जिनके थ्रू डायरेक्टली कंप्यूटर के अंदर डाटा चला जाए। जैसे बार कोड रीडर्स हमारे पास आ जाते हैं, तो हमारा कोड जो बार कोड के अंदर छुपा होता है, बार कोड रीडर यहाँ से खुद ही रीड करता है और उसको डायरेक्टली कंप्यूटर के अंदर भेज देता है। इसी तरह MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम्स है, ठीक है। उन चीज़ों को रिकॉग्नाइज करते हैं जो कि मैग्नेटिक इंक से लिखी होती है, उन कैरेक्टर्स को। और OMR या OCR यानी ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन और ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ये वो सिस्टम्स हैं जिनके अंदर डिफरेंट लाइट के बीम्स के थ्रू जो है वो चेक किया जाता है कि किसी भी पेपर के ऊपर या किसी भी स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर मार्क कौन सा लगा हुआ है, करेक्टर कौन सा लगा हुआ है, किस जगह पे लगा हुआ है। इसी तरह मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स हैं हमारे पास, इसमें डाटा मैग्नेटिकली स्टोर किया होता है, आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए नॉर्मली इस्तेमाल किए जाते हैं। स्मार्ट कार्ड्स में भी हमारे पास चिप लगी होती है एक स्पेसिफिक, और इसमें भी कुछ डाटा स्टोर किया जा सकता है, और माइक्रो प्रोसेसर भी इसमें मौजूद होता है। फिर फैक्स मशीन से हमारे पास उनका प्रोसेस ये होता है कि इमेज को स्कैन करती हैं और इलेक्ट्रॉनिकली उसके सिग्नल्स एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते हैं और दूसरी जगह रिसीव करके उसको पेपर पे प्रिंट कर लिया जाता है। तो दो तरह की फैक्स मशीन थी, डेडिकेटेड और फैक्स मॉडर्न। डेडिकेटेड यानी स्टैंड अलोन अलग से मशीन बनाई हुई थी जिसको फैक्स मशीन कहते हैं, जबकि मॉडर्न जो थे वो कंप्यूटर के साथ अटैच होकर काम करते थे। इसी तरह इमेजिंग सिस्टम में हमारे पास स्कैनर्स मौजूद हैं, स्कैनर्स की मदद से हम डाटा को किसी भी पेपर के ऊपर प्रिंटेड पिक्चर को या डाटा को हम एक पिक्चर की शक्ल में कंप्यूटर के अंदर भेज सकते हैं। ऑडियो डिवाइसेस हमारे पास मौजूद होती हैं जिनके थ्रू हम अपनी आवाज़ को कंप्यूटर के अंदर भेज सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस हैं। आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास से पहले हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी के दरमियान डिफरेंस है। हार्ड कॉपी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक वर्जन को, यानी कंप्यूटर के अंदर मौजूद किसी भी डॉक्यूमेंट को आप सॉफ्ट कॉपी, जबकि प्रिंटेड वर्जन को आप हार्ड कॉपी कहते हैं।
आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास डिस्प्ले स्क्रीन्स आ जाती हैं। डिस्प्ले स्क्रीन्स डिफरेंट तरह की होती हैं, लेकिन उनको साइज, कलर, रेजोल्यूशन और वीडियो डिस्प्ले अडाप्टर कार्ड की बेसिस के ऊपर जो है अलग अलग किया जाता है। तो साइज के एतबार से लैपटॉप्स, पाम टॉप्स डिफरेंट, कलर के एतबार से 2 कलर्स या डिफरेंट 256 कलर डिवाइसेस आती हैं। रेजोल्यूशन के एतबार से भी काफ़ी सारी डिफरेंट डिवाइसेस हैं। डिस्प्ले स्क्रीन है, डिस्प्ले स्क्रीन के अलावा हमारे पास इसके अंदर जो वीडियो डिस्प्ले अडाप्टर्स होते हैं, वीडियो डिस्प्ले अडाप्टर्स नॉर्मली 3 तरह के मौजूद हैं, VGA, SVGA और XVGA। तो ये डिफरेंट किस्म के रेजोल्यूशंस को, डिफरेंट किस्म के कलर्स को जो है ना वो तीनों सपोर्ट कर रहे होते हैं। जैसे VGA की बात करें तो ये 16 से लेकर 256 कलर्स को सपोर्ट करता है और इसकी रेजोल्यूशन जो है वो 320x200 भी हो सकती है और 640x480 भी हो सकती है। SVGA की बात करें तो 256 कलर्स को सपोर्ट करता है और इसकी दो रेजोल्यूशन के मोड्स हैं, 800x600 और 1024x768। इसी तरह XVGA यानी एक्सटेंडेड VGA ये 16.7 मिलियन कलर्स को सपोर्ट करता है और इसकी जो रेजोल्यूशन होती है 1024x786 होती है। तो दो तरह के हमारे पास डिस्प्ले स्क्रीन मौजूद हैं, CRT यानी कैथोड रे ट्यूब्स और फ्लैट पैनल डिस्प्लेज। CRT के अंदर क्या होता है कि एक कैथोड रे ट्यूब का इस्तेमाल किया जा रहा होता है, जिसके थ्रू जिसके पास पहले हमारे कंप्यूटर से बिट्स आती हैं और फिर उन बिट्स को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, और फिर CRT के थ्रू वो इलेक्ट्रॉन गन्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक बीम्स को जो है वो जनरेट करती हैं और डिफरेंट फोकसिंग सिस्टम्स के ज़रिए एक ऐसी स्क्रीन पे उन इलेक्ट्रॉनिक बीम्स को ड्रॉप किया जाता है जहाँ पे फास्फोरस लगा होता है और फिर इस तरीके से हमारा डिस्प्ले बनता है। नेक्स्ट हमारे पास फ्लैट पैनल डिस्प्लेज हैं, थिनर होते हैं, बारीक होते हैं, वेटलेस होते हैं, कम पावर को कंज्यूम करते हैं, बट पोर्टेबल कंप्यूटर्स के लिए बेहतर होते हैं। मेड अब इनके अंदर ये इनका मैकेनिज्म होता है, नॉर्मली दो दो ग्लास शीट्स होती हैं, उनके दरमियान कोई ना कोई सब्सटेंस को फिल किया होता है। अब फ्लैट पैनल में हमारे पास LCD यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेज आ जाते हैं, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट डिस्प्लेज आ जाते हैं और गैस प्लाज्मा डिस्प्लेज आ जाते हैं। LCD के अंदर जो फिल किया हुआ LCD के अंदर जो फिल किया हुआ आपका लिक्विड होता है उसको लिक्विड क्रिस्टल कहा जाता है। फिर इसी तरीके से इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट के अंदर जो सब्सटेंस फिल किया होता है उसको हम इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट कहते हैं। और जबकि हमारे पास नेक्स्ट गैस प्लाज्मा डिस्प्लेस के अंदर एक स्पेशल किस्म की गैस फिल की होती है जो कि जिसको इलेक्ट्रिसिटी मिले तो वो शाइन करती है या ग्लो करती है। और एक फैक्ट है कि भी इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट और गैस प्लाज्मा जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, उनको इस्तेमाल नहीं किया जाता है, LCDs को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। प्रिंटर्स की बात कर लेते हैं। प्रिंटर्स दो तरह के, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर्स कौन से होते हैं? जो कि किसी भी पेपर के ऊपर स्ट्राइक करके इमेज को जनरेट करते हैं या प्रिंट को जनरेट करते हैं, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स वो प्रिंटर्स हैं जो कि बगैर स्ट्राइक किए पेपर को फिर आपके प्रिंट जनरेट करते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स में हमारे पास डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील और लाइन प्रिंटर्स मौजूद हैं। डॉट मैट्रिक्स में हमारे पास जो इमेज बनता है वो इस तरीके से डॉट्स की सूरत में बनता है। डेजी व्हील के अंदर एक व्हील होता है जिसके इर्द गिर्द जो है वो पेटल्स बनी होती हैं और पेटल्स के ऊपर हैमर स्ट्राइक करती है और हमारी वो जो व्हील होता है डेजी व्हील वो रोटेट करता है और रोटेट करने के बाद हमारी डिज़ायर्ड पेटल जिस जगह पे हमारी प्रिंट पोजीशन पे आती है तो फिर इसके ऊपर हैमर स्ट्राइक करती है इस तरीके से। इसी तरह लाइन प्रिंटर होता है जिसमें ये इस तरीके से एक चेन की तरह बनी होती है, जिनमें देखें दो टाइप्स भी मौजूद है, चेन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर। तो ये चेन होती है, इस चेन के ऊपर डिफरेंट किस्म के करेक्टर्स लगे होते हैं। तो जब जब भी हमने किसी भी करेक्टर को प्रिंट करना होता है तो ये जो चेन है ये मूव करती है और जिसे और प्रिंट पोजीशन पे जैसे वो करेक्टर आता है तो एक हैमर स्ट्राइक करती है और फिर हैमर से वो जो करेक्टर है वो पेपर पे स्ट्राइक करता है। इस तरीके से इमेज क्रिएट हो रहा होता है। नेक्स्ट हम देखें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, तो वो होते हैं जो कि पेपर पे स्ट्राइक किए बगैर अपना इमेज क्रिएट करते हैं, जिनमें हमारे पास लेज़र प्रिंटर्स आ जाते हैं। नॉर्मली एक लेज़र के थ्रू एक ड्रम के ऊपर इमेज को क्रिएट करते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के थ्रू
और फिर टोनर से गुजारा जाता है, तो टोनर जो है ड्रम के साथ अटैच हो जाता है, फिर ड्रम के ऊपर से पेपर को गुजारा जाता है, टोनर पेपर पे शिफ्ट हो जाता है। इस तरीके से इमेज क्रिएट हो रहा होता है। इसी तरह इंकजेट प्रिंटर्स होते हैं, इसमें डिफरेंट किस्म की नोजल्स होती हैं, उन नोजल्स के थ्रू इंक को स्प्रे करके पेपर के ऊपर निकाला जाता है। थर्मल प्रिंटर्स होते हैं, हीट के थ्रू पेपर्स जो है ना वो पेपर्स के ऊपर प्रिंट को निकालते हैं। ऐसे तो हमारे पास प्लॉटर्स मौजूद होते हैं। प्लॉटर्स नॉर्मली हाई क्वालिटी ग्राफिक्स को प्रोड्यूस करते हैं और नॉर्मली कमर्शियल यूज़ के लिए जो है वो सबसे ज़्यादा मशहूर है। दो तरह के प्लॉटर्स होते हैं, फ्लैट बेड प्लॉटर्स और ड्रम प्लॉटर्स। फ्लैट बेड में एक बेड की तरह की शेप होती है जिसके ऊपर पेपर पड़ा होता है या माउंट हुआ होता है, जबकि ड्रम के अंदर ड्रम के थ्रू एक रोलर के थ्रू जब वो रोल हो रहा होता है पेपर। इसी तरह हमारे पास साउंड आउटपुट आ जाती है, जिनमें हमारे पास स्पीकर्स होते हैं और स्पीकर्स क्या करते हैं, हमारी आवाज़ को आउटपुट कर देते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज क्यों इस्तेमाल करती है। तो मैंने आपको बताया था कि क्योंकि कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करती है, और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उसकी दो ही स्टेट्स होती हैं, पॉजिटिव। दो स्टेट्स होती हैं उसकी, या तो लाइट ऑन होती है या ऑफ होती है। ऑन को हम कहते हैं 1 और ऑफ को कहते हैं 0। तो इस तरीके से बिट्स की सूरत में सारे का सारा वर्किंग हो रही होती है। इवन डाटा की स्टोरेज और मेमोरी के अंदर भी डाटा स्टोरेज बिट्स की सूरत में हो रहा होता है। बिट कहते हैं किसी भी 0 या 1 को हम एक बिट कह सकते हैं। और बाइट किसे कहते हैं जी, 8 बिट्स मिलकर एक बाइट बनाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास मेमोरी के डिफरेंट यूनिट्स हमने देखे थे, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट। किलोबाइट के अंदर 1024 बाइट्स होती हैं, मेगाबाइट के अंदर 1024 किलोबाइट्स होती हैं, गीगाबाइट के अंदर 1024 मेगाबाइट्स होती हैं और टेराबाइट्स के अंदर 1024 गीगाबाइट्स होती हैं। और इसी तरीके से हमने एक न्यूमेरिकल भी देखा था। और आगे हमने वर्ड वर्ड नॉर्मली मेमोरी का ये भी एक यूनिट है। ये डिफरेंट कंप्यूटर्स में डिफरेंट हो सकता है। और बेसिकली एक वर्ड जो है वो किसी भी एक रजिस्टर का साइज़ हो सकता है। हमारे कंप्यूटर के रजिस्टर्स मौजूद होते हैं जो कि हमारे प्रोसेसर के साथ एक मेमोरी की शक्ल में काम कर रहे होते हैं और डाटा को स्टोर करने के लिए टेम्परेरीली। तो उन रजिस्टर्स का जो साइज़ होता है वो हमारा वर्ड साइज़ होता है कंप्यूटर के अंदर। इसी तरीके से हमारे पास एक न्यूमेरिकल था वर्ड के लिए भी। उसके बाद लास्ट में हमने पढ़ा था सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के डिफरेंट स्टेप्स हैं, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है, सिस्टम एनालिसिस है, डाटा गैदरिंग है, डाटा एनालिसिस है, एनालिसिस रिपोर्ट है, डिज़ाइन है, कोडिंग है, टेस्टिंग है और इम्प्लीमेंटेशन, और एंड पे मेंटेनेंस भी है, वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में आप इनिशियली किसी भी सिस्टम को, नए सिस्टम को बनाने के लिए इन्वेस्टिगेशन करते हैं और पुराने सिस्टम की खामियां और नए सिस्टम की खूबियां इसमें बताते हैं। फिर सिस्टम एनालिसिस किया जाता है कि नया सिस्टम जो आप बना रहे हैं वो किस तरीके से बनाया जाएगा, किस तरीके से बेहतर किया जाएगा। उसके बाद डाटा गैदरिंग की जाती है कि आप जो नया सिस्टम बनाना चाह रहे हैं उसके लिए आपको जो जो डाटा रिक्वायर्ड होता है वो उसको इकट्ठा किया जाता है। फिर डाटा एनालिसिस में वो जो डाटा आपने डाटा गैदरिंग प्रोसेस में इकट्ठा किया है उसके अंदर से बेहतर डाटा, और उस डाटा से आप क्या एनालिसिस करते हैं उसकी एक रिपोर्ट जनरेट की जाती है डाटा एनालिसिस रिपोर्ट के अंदर। उसके बाद डिज़ाइन फेज़ आ जाता है। डिज़ाइन फेज़ के अंदर आप अपने जो नया सॉल्यूशन बना रहे हैं उसके डिफरेंट डिज़ाइंस बनाते हैं, जैसे डीएफडीज आ जाती हैं या फ्लो चार्ट्स आ जाती हैं। उसके बाद आप कोडिंग का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, यानी सारे के सारे अगर सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो आप सारे के सारे डिज़ाइंस का इस्तेमाल करते हुए प्रोग्राम को प्रोग्राम्स को लिखना स्टार्ट कर देते हैं, इंस्ट्रक्शंस को लिखना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास टेस्टिंग का प्रोसेस, कि जब आप किसी भी प्रोग्राम को लिख लेते हैं तो उसकी टेस्टिंग की जाती है, और टेस्टिंग करने के बाद फिर उसको जहाँ के लिए वो आपने वो बनाया होता है उसको जाकर वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, और मेंटेनेंस का प्रोसेस भी परफॉर्म किया जाता है इसके बाद। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1। थैंक यू वेरी मच जी। अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिएगा और मेरे यानी सुफियान इकराम का सलाम पहुँचाइएगा। अल्लाह हाफिज़।